नमस्कार, मुंबई के वर्ली इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबर के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद समेत कुल 7 मंत्रियों ने शपथ ली है। अगले 6 महीने में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले बीजेपी जातिगत समीकरण साधने की कोशिश में है। देखिए रिपोर्ट। मैं जितिन प्रसाद। योगी के मंत्रिपरिषद विस्तार में जितिन अकेले ब्राह्मण चेहरा हैं। चर्चा ये भी थी कि पार्टी के पुराने ब्राह्मण नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी मंत्रिपरिषद में जगह मिलेगी, लेकिन पार्टी शायद 7 मंत्रियों में 2 ब्राह्मण की गुंजाइश नहीं निकाल सकी। विशेष तौर से जो हमारे आज 7 मंत्रिपरिषद के साथियों ने शपथ ली है, उसमें समाज के उन हिस्सों से आने वाले जिनको कभी कोई नहीं पूछता था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, उनको स्थान दिया है, उनको मंत्रिपरिषद में जगह दिया है। जितिन प्रसाद के अलावा जिन 6 और को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, उनमें संजीव कुमार आदिवासी गोंड बिरादरी से हैं। वो सोनभद्र की ओबरा सीट से पहली बार एमएलए बने हैं। पलटू राम दलित बिरादरी के खटिक समाज से हैं। वो बलरामपुर से पहली बार एमएलए बने हैं। दिनेश खटिक दलित बिरादरी के खटिक समाज से हैं। वो मेरठ की हस्तिनापुर सीट से पहली बार एमएलए बने हैं। धर्मवीर प्रजापति पिछड़ी जाति के कुम्हार बिरादरी से हैं। वो एमएलए नहीं बल्कि एमएलसी हैं। छत्रपाल गंगवार पिछड़ी जाति की कुर्मी बिरादरी से हैं। वो बरेली की बहेड़ी सीट से दूसरी बार एमएलए बने हैं। संगीता बलवंत बिंद पिछड़ी जाति की मल्लाह बिरादरी से हैं। वो गाजीपुर से पहली बार एमएलए बनी हैं। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ही यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये सभी जाति, धर्म और वर्ग को लेकर चलती है, तो इसमें हमें नहीं लगता कि इसमें कहीं से कोई भी बुराई है। पिछड़ों की तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हितैषी है और हमें लगता है कि पिछड़ों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जितना किया है उतना अन्य किसी सरकार ने नहीं किया है। योगी मंत्रिपरिषद के विस्तार में गैर यादव पिछड़ी जातियों और गैर जाटव दलित जातियों को हिस्सेदारी दी गई है। यूपी में ओबीसी वोट 42 से 45% है। यादव वोट 9% से ज्यादा है। यादव वोट ज्यादातर अखिलेश यादव के साथ माना जाता है। गैर यादव ओबीसी वोट करीब 35% हुआ। यूपी में दलित वोट 21% से ज्यादा है। दलितों में जाटव वोट इसका आधा करीब 11% है। जाटव वोट ज्यादातर मायावती के साथ माना जाता है। गैर जाटव दलित वोट हुआ करीब 11%। बीजेपी 35% गैर यादव पिछड़ों और 11% गैर जाटव दलितों का एक बड़ा हिस्सा चाहती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इसे छलावा बताते हैं। वो कहते हैं कि इन जातियों के मंत्री बनाने से इन जातियों का कोई भला नहीं होगा। चुनाव सिर पे है, सरकार का बजट खत्म हो गया, जाति जनगणना हो नहीं रही है, सरकारी क्षेत्र को निजी हाथों में दिया जा रहा है, आरक्षण दे नहीं रहे हैं, फिर ये मंत्री क्या करेंगे? जिस सरकार के पास, जिन मंत्रियों के पास बजट ही नहीं पहुंचेगा, तो किस लिए मंत्री बना रहे हैं? केवल ये देख करके इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री बन गए। जाति के मंत्री बन जाने से लाभ नहीं होना है। चुनाव सिर पे है और आचार संहिता लगने वाली है। यह अलग बात है कि ये मंत्री क्या कर पाएंगे, लेकिन बहरहाल उनकी जातियों को यह संदेश देने की कोशिश है कि सरकार में उनको हिस्सेदारी दी गई है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता और विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी चरणजीत सिंह चन्नी के सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। 15 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, इनमें से 6 नए चेहरे हैं, तो वहीं 9 विधायक वो हैं जो पिछले अमरिंदर सरकार में भी सरकार में शामिल थे। पंजाब की गद्दी संभालने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी सरकार का पहला विस्तार। रविवार को चंडीगढ़ में राजभवन में हुए एक समारोह में 15 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। अगले 4 महीने में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार को उसी लिहाज से देखा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए नए मंत्रियों का नाम तय करना इतना आसान नहीं रहा। शपथ ग्रहण समारोह से कुछ घंटे पहले 6 विधायकों ने राणा गुरजीत सिंह को मंत्री बनाने का विरोध किया। पंजाब के सबसे अमीर विधायकों में से एक राणा गुरजीत सिंह को जनवरी 2018 में अमरिंदर सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान मंत्री पद से हटाया गया था। तब उन पर खनन घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे थे। इसके बावजूद उन्हें फिर मंत्री बना दिया गया है।
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਚਾਰजेस ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। जो 15 नए मंत्री बनाए गए उनमें 9 अमरिंदर सरकार में भी मंत्री रहे हैं। ये हैं ब्रह्म महिंद्रा, मनप्रीत सिंह बादल, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखबिंदर सिंह सरकारिया, राणा गुरजीत सिंह, अरुणा चौधरी, रजिया सुल्ताना, भारत भूषण आशु और विजेंद्र सिंगला। इनके अलावा मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरे हैं। ये हैं रणदीप सिंह नाभा, राजकुमार वेरका, संगत सिंह गिलजिया, प्रगट सिंह, राजा वड़िंग और गुरकीरत सिंह कोटली। इस कैबिनेट विस्तार में खुद को शामिल न किए जाने से कई पूर्व मंत्री नाराज भी हैं। वो जानना चाहते हैं कि उन्हें फिर मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। देखो जी, मैंने नहीं पता, ये सारा कसूर की है। हालांकि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने आश्वासन दिया है कि जिन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली उन्हें नई सरकार में अन्य जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जो लोग मंत्रिमंडल में स्थान नहीं पा पाए हैं उनको पार्टी में और सरकार के सेटअप में, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं गया है, लेकिन नए लोगों को सम्मिलित करने के लिए, 7 नए लोगों को सम्मिलित करने के लिए और एक सामाजिक बैलेंस, क्षेत्रीय बैलेंस पैदा करने के लिए जो है ये सारी एक्सरसाइज हुई है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी नई टीम तो चुन ली है, लेकिन विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बागी तेवरों के बीच उनके लिए जनता का विश्वास हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों की गिरफ्तारी से इस शूटआउट की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। रोहिणी कोर्ट के एक कोर्ट रूम में हुए शूटआउट के बाद मौकाए वारदात के दौरे पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना। दिल्ली पुलिस कोर्ट के अंदर हुई इस बेहद गंभीर वारदात की जांच में जुटी है। पुलिस की स्पेशल सेल ने उमंग और विनय यादव नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों दिल्ली के हैदरपुर इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमंग दिल्ली की मंडोली जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू का खास गुर्गा है। उमंग ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसे 15 सितंबर को टिल्लू ने जेल से फोन कर गैंगस्टर गोगी को मारने के लिए कहा था। दरअसल टिल्लू और गोगी गैंग के बीच 2014 से गैंग वॉर चल रही है। जो टॉप लीडरशिप है उसके जेल में होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि एक्टिविटीज हैं, तो इसका मतलब है कि उनके जो लिंकेजेज हैं वो कहीं ना कहीं इस काम को या एक्टिविटीज को चलाने में सफल हो पा रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा सिस्टम ICJS करके अभी हम लोगों ने फंक्शनल किया है, जिसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे वो इन्फॉर्मेशन सारी इकट्ठा की है। वहाँ से भी काफ़ी हमें मदद मिलती है इनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए। इसके बाद गोगी की हत्या की साजिश हैदरपुर में विनय यादव के इसी घर में रची गई। रोहिणी कोर्ट में मारे गए शार्प शूटर राहुल त्यागी और जगदीप जग्गा 20 सितंबर को यहां पहुंचे। विनय सभी को रोहिणी के एक मॉल में ले गया, जहां सभी ने वकीलों की यूनिफॉर्म खरीदी। फिर इन लोगों ने विनय के घर में ही 22 सितंबर को पार्टी की। उमंग ने राहुल और जगदीप जग्गा को 2 पिस्टल दी। सभी एक कार में सवार होकर 24 सितंबर की सुबह करीब 10:30 बजे रोहिणी कोर्ट पहुंचे। राहुल और जगदीप गेट नंबर 4 से अंदर दाखिल हुए और कोर्ट नंबर 207 में पहुंचे। जैसे ही दोपहर 1:15 बजे गोगी को कोर्ट में पेश किया गया, इन लोगों ने गोगी पर फायरिंग कर दी। गोगी पर फायरिंग होते ही पुलिस ने राहुल और जगदीप पर जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों मारे गए। जैसे ही ये बात कोर्ट में मौजूद उमंग और विनय को पता चली, दोनों कार में सवार होकर भाग निकले। हालांकि इनकी प्लानिंग ये थी कि राहुल और जगदीप गोगी की हत्या के बाद उस रास्ते से बाहर आएंगे जहां से जज साहब निकलते हैं। पुलिस अब गैंगवॉर की आशंका को देखते हुए सभी गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। करीब 200 क्रिमिनल्स को क्राइम ब्रांच ने आइडेंटिफाई किया है जो डिफरेंट गैंग्स के अंदर काम कर रहे हैं, और इसमें से 107 क्रिमिनल्स ऑलरेडी कानून
के हिसाब से एक्शन लेके उनको सलाखों के पीछे किया जा चुका है। जो बाकी लोग हैं इसमें कुछ बेल पे हैं और कुछ वांटेड है। पुलिस के मुताबिक रोहिणी जेल में हुए शूटआउट मामले की साजिश में 5 से 6 लोग शामिल थे, जबकि मुख्य साजिशकर्ता मंडोली जेल में बैठा टिल्लू ताजपुरिया है। अब पुलिस मंडोली जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को जल्दी ही रिमांड पर लेगी और उससे पूछताछ करेगी, जिससे जेल के अंदर रची गई इस साजिश का पूरी तरह से पर्दाफाश हो पाए। नई दिल्ली से कैमरामैन अश्वनी मेहरा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे श्रीनगर के डल झील के किनारे हुए एयर शो के बारे में। अब बात करते हैं मुंबई की, जहां पर बीएमसी ने पवई तालाब पर साइकिलिंग ट्रैक बनाने की योजना बनाई है और इसकी वजह से एक नया विवाद खड़ा हो चुका है। दरअसल लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि जो साइकिलिंग ट्रैक बनने वाला है उसमें पवई तालाब के कुछ हिस्से का इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों का कहना है कि इसका असर पवई तालाब के बायोडाइवर्सिटी पर पड़ेगा। इस सब के बीच हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बीएमसी में सत्ता में शिवसेना है। 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता में रही शिवसेना ने ही पर्यावरण का मुद्दा उठाया था और आरे के पेड़ों को बचाने की बात कही थी। देखिए रिपोर्ट। रविवार सुबह मुंबई के पवई इलाके में जुटे पर्यावरण प्रेमी पवई लेक को बचाने के लिए प्रदर्शन करते नजर आए। यहाँ बीएमसी की ओर से साइकिलिंग ट्रैक बनाने की योजना है, जिसके लिए पवई लेक के एक हिस्से का इस्तेमाल किया जाएगा। तालाब साफ करने के टाइम पे भी ना बहुत से क्रोकोडाइल मर भी गए। लोगों का कहना है कि इसका असर पवई लेक की जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पर पड़ेगा। इस झील में मछलियों जैसे कई जलीय प्रजातियों के अलावा मगरमच्छ भी मौजूद हैं। यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि इस झील के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए। पवई लेक के अंदर आप देखेंगे मगरमच्छ है, हिरन का वहाँ पे मूवमेंट है, वहाँ पे लेपर्ड का मूवमेंट है, वहाँ पे काफ़ी तरीके से कछुए वगैरह भी वहाँ पे आके अपने अंडे देते हैं। जो मगरमच्छ वगैरह जब उनकी मीटिंग वगैरह होती है उसमें जो अंडे वगैरह देने का काम करते हैं वो लोग यही जगह पे करते हैं। हम लोकल से हमें पता है यहाँ पे वो जो मछुआरे हैं वो जगह को मगर अड्डा करते हैं, वहाँ पे हमेशा मगर रहते हैं, अपने जो अंडे वगैरह वहाँ पे वो लोग डालते हैं। बीएमसी में शिवसेना सत्ता में है और उसी ने यहाँ साइकिलिंग ट्रैक की योजना बनाई है। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना ने ही आरे जंगल में पर्यावरण बचाने का मुद्दा उठाया था। ऐसे में अब पार्टी की ओर से पवई लेक के किनारे साइकिलिंग ट्रैक बनाने के कदम पर सवाल उठ रहे हैं। हमको जरूरत ही नहीं है साइकिलिंग ट्रैक बनाने की पवई में, हमको जरूरत है आप रोड पे प्रॉपर पॉटहोल बन कीजिए, प्रॉपर रोड बनाइए, रोड के बाजू में साइकिलिंग ट्रैक बनाइए। पवई आरे जंगल से सटा हुआ इलाका है। यहाँ साइकिलिंग ट्रैक का असर पर्यावरण के साथ ही कई आदिवासी मछुआरों पर भी पड़ेगा। कम 100 से 150 गांव के करीब 100 से 150 लोग इस तालाब पर निर्भर हैं। वो लोग पढ़े हुए भी नहीं हैं। इसी से घर चलता है। ट्रैक बनने से सरकार का फायदा है, लेकिन हमारा नहीं। हमें यहाँ आने भी नहीं दिया जाएगा। स्थानीय लोगों के अनुसार इस ट्रैक को केवल 1 महीने पहले बनाया गया है और उससे पहले पवई लेक का जो पानी है वो यहाँ तक आता था। लोगों ने जब इस पर सवाल उठाए तब इस ट्रैक के काम को रोक दिया गया। अब ये देखना अहम होगा कि प्रशासन के लिए आखिर पर्यावरण ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर विकास। मुंबई से अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। श्रीनगर में डल झील के किनारे आज एयर शो का आयोजन हुआ, जिसमें लड़ाकू विमानों ने एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखाई। ट्विन रोटर हेवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टर एयर शो का एक बड़ा आकर्षण रहा। इसके अलावा वायुसेना के मिराज और सुखोई लड़ाकू विमान भी आसमान में गरजते हुए गुजरे। हमेशा की तरह सूर्य किरण विमानों के एरोबैटिक स्क्वाड्रन के शानदार और हैरतअंगेज कारनामों ने लोगों का दिल जीत लिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अशोक महाडिक और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।